हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़े जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का। हनीबी वाई दिस हनीबी डे डे हनीबी पढ़ेंगे बेटा। एपीकल्चर पढ़ेंगे, इसका इंपोर्टेंस पढ़ेंगे। एपीकल्चर पढ़ेंगे और इसका इंपोर्टेंस पढ़ेंगे, हनीबी पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टाइम कम है अपने पास, परसों का एग्जाम है, इसलिए फास्ट करना है। एक तो ये सोशल इंसेक्ट होता है, क्या बात करो। हाँ हनी भी सोशल इंसेक्ट है। सोशल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राजा होता है, हमारी तरह ही व्यवस्था होती है। राजा अलग होता है, रानी अलग होती है, वर्कर जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। राजा अलग, रानी अलग, वर्कर अलग, है ना। दीमक की तरह, दीमक में तो सोल्जर भी होते हैं। तो राजा रानी और वर्कर अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सोशल इंसेक्ट। क्या बोलते हैं रे बाबा? सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट सही है। खुद के बनाए हुए मोम के छत्तों में रहती है ना। मोम के छत्ते खुद बनाती है, कोम बनाती है, वैक्स कोम, वैक्स के खुद ही मोम बनाती है, खुद ही छत्ता बनाती है। एक रानी, कई सारे नर होते हैं, मेल होते हैं, एक क्वीन, बहुत सारे मेल, और सबसे ज्यादा होते हैं वर्कर या श्रमिक। एक छत्ते में कितना होता है? जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता एवरेज, उसमें 20,000 से 50,000 मक्खियां होती है। वन को 20,000 to 50,000 फ्लाइज, मक्खियां, बीज, है ना भाई। और छत्ते से शहद मिलता है जो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। अब ये इनका ना टाइप, ये इंडिया में जो मधुमक्खियां पालते हैं वो सारी की सारी इसके अंदर दे रखी है, लेकिन आपके तो दिख ही नहीं रही है। तो आपके तो दिख ही नहीं रही सब। चलो मैं अलग से लिख देता हूं। जब लिखना ही है तो फिर व्हाइट पे लिख लेते हैं ना, व्हाइट पे लिख देते हैं ना। ये सबसे पहले सारंग मक्खी, सारंग, है ना। इसका नाम होता है एपिस डोरसाटा। एपिस डोरसाटा इंडिया में पाली जाने वाली मधुमक्खी है। इसको बच्चे कैसे याद करते हैं? डोर के साथ सारंग लगाते हैं, तो इसको ऐसे याद करते हैं बच्चे, डोर सारंग। तेरा कैसा रंग है? बोला मेरा तो जैसे कोई डोर होती है ना, डोर, ऐसा रंग है। डोर सा रंग, डोर सा रंग, है ना। ऐसे करते, याद करने की ट्रिक है कि जिसका रंग हो डोर सा, वही सारंग। सारंग मक्खी, एपिस डोरसाटा। तो याद करने का ट्रिक क्या है? डोर सारंग, डोर सारंग। उसके बाद भंवर मक्खी, जिसको इंडियन बी भी कहते हैं, भंवर, इंडियन बी। इसका नाम होता है इंडिया का भंवर, एपिस इंडिका, इंडिया का भंवर, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। छोटी सी फ्लोरिया, सबसे जो छोटी मक्खी होती है ना, स्मॉल बी, छोटी मक्खी, उसका नाम होता है एपिस फ्लोरिया। तो छोटी छोटी फ्लोरिया, एपिस, है ना, एपिस फ्लोरिया, छोटी या छोटी फ्लोरिया, डोरसारंग, डोरसारंग। डंपर, तक देखे कभी डंपर वाले? डंपर नहीं आते, कैसे खाली हो जाते उठ के, है ना। तो डंपर मेलिपोना, ये डंपर मतलब डंपर कौन? मेली, तो मेली। एक आती है यूरोपियन, उसका नाम होता है, यूरोप में चार ये जातियां जो आपको बता रहा था मैं आपको। एक तो सारंग मक्खी, सारंग एपिस डोरसाटा होती है, याद करने की ट्रिक है, डोरसा रंग, डोर जैसा रंग। भंवर, इंडिया का भंवर, ठीक है। छोटी सी फ्लोरिया, डंपर मेलिकोना, डंपर मेलिकोना, ये गाड़ी भगाने को, तो डंपर का मेलिपोना हो गया डेमर का, और यूरोपियन हो गई मेलीफेरा, यूरोप में माला फेरा, ऐसे होती है। अब एक एक को लेते हैं। सारंग अच्छी नहीं है,
क्योंकि वो एक जगह रुकती नहीं है। सारंग 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 जो मक्खी होती है वो माइग्रेटरी स्वभाव की होती है। व्हाट इज माइग्रेटरी? एक जगह रुकती नहीं है, इसलिए इसको पाल नहीं सकते। तो सारंग हो गई रिजेक्ट। ठीक है, सारंग हो गई रिजेक्ट। चलो एक एक को देखते कौन सी पड़ेगी फिर। सारंग का क्या प्रॉब्लम है? सारंग होती है माइग्रेटरी नेचर की, यानी कि एक जगह रुकती ही नहीं है। आप पालोगे तो भग जाएगी, वो लाके छोड़ोगे वापस भग जाएगी। तो इसका ये तो हो गई रिजेक्ट। ठीक है, अब आओ छोटी के पास, छोटी और डंपर वाली। चल गई छोटी और डंपर, ये वाली, ये छोटी और ये डेमर या डंपर। इनकी क्या प्रॉब्लम है? इनके साथ ये है कि इनसे शहद कम मिलता है, इनसे लो अमाउंट ऑफ शहद मतलब हनी मिलता है। इनसे मिल गया शहद कम, तो ये भी गई काम से। डंपर ये रुकती नहीं एक जगह, इसलिए इसका नहीं हो सकता। और ये दोनों, वो सारंग रुकती नहीं और ये दोनों ज्यादा शहद देती नहीं। सारंग रोकती नहीं, छोटी और डंपर ज्यादा शहद देती नहीं। अब आपके पास दो बच गई, एक तो बावर और एक यूरोपियन। इनको पालते लोग, इन्हीं का पालन करते हैं। अब लेते एक एक को। सबसे पहले हमारे बीच पहुंची है क्वीन, महारानी साहिबा। एक बार चेक करना चालू एक नहीं हुआ। क्वीन, क्वीन एक तो बेटा ये छत्ते की मुखिया है, फाउंडर है, हेड ऑफ कॉम है। छत्ते की मुखिया है, क्वीन ही होती है। और पूरा छत्ता अपने हिसाब से चलाती है, क्योंकि एक स्पेशल सेंट निकालती है, स्पेशल सेंट या गंध निकालती है, जिससे सारी मक्खियां इसके कब्जे में रहती है, जैसा चाहती है वैसा करवाती है। इसकी जिंदगानी 2 से 5 साल की है। लाइफ स्पॉन 2 to 5 years, 2 से 5 साल की जिंदगानी रे सज्जनों। इसके बाद देखो फीमेल कोई बनो, हमेशा बॉर्न फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग से बढ़ती है। फीमेल कोई भी हो, चाहे रानी हो चाहे वर्कर हो। वर्कर भी फीमेल होती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, श्रमिक भी मादा होती है। ये सब फर्टिलाइजर हो गया तो बन जाती है मादा, और नहीं हुआ फीमेल बन जाती है, और नहीं हुआ तो मेल बन जाता है, ड्रोन बन जाता है। सबको पता है? तो सबको पता है, मुझे पता है कि सबको पता है कि भाई साहब अगर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिल गया तो फीमेल मिलेगी। फीमेल बनने के बाद में अगर उसको रॉयल जेली मिल गई तब वो रानी बन जाएगी। और केवल बी ब्रेड ही मिला तो क्या बन जाएगी? वर्कर बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो भैया आता है सबको, कई बार पढ़ा दिया। ये तो नहीं पढ़ाया, कई बार पढ़ा दिया वो। ऐसे कि ये एक मेल है, वो एन होता है, ये इधर फीमेल है। फीमेल हमेशा कैसी होती है? 2n होती है। ये दोनों गेमिट बनाते हैं। इसने बनाया गेमिट, युग्मक बनाया, गेमिट फॉर्मेशन बाई माइटोसिस, समसूत्री विभाजन से गेमिट बनाती है। और ये वाली, ये मियोसिस से बनाती है। ये बनाएगी, गेमिट बनाएगी, लेकिन बाई मियोसिस, अर्धसूत्री। ये समसूत्री से बनाता है नर, तो समसूत्री विभाजन से। और ये बनाती है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस से। दोनों ने गेमिट बनाया। इसका गेमिट एन है, तो समसूत्री या माइटोसिस में एन का एन ही रहता है। और इसका 2n है, लेकिन अर्धसूत्री होगी तो गुणसूत्र संख्या आधी होगी, तो ये भी एन बन गया। अगर ये एन डायरेक्ट ही फीमेल वाला, बिना निषेचन के ही फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोले तो बिना निषेचन, क्या बन जाएगा? बिना निषेचन क्या बन जाएगा? ड्रोन, मेल। इधर मेल बन जाएगा। मेल ही कोई ड्रोन कहते हैं, तो बिना निषेचन।
और अगर निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो फिर ये 2n क्या बन गई वापस, फीमेल बन गई है। ये 2n क्या बन गई बाबा, फीमेल। ये फीमेल है, मादा। अब मादा बनने के बाद में अगर इसको रॉयल जेली मिल गई, रॉयल जेली जो होती है ना, इसको वर्कर बनाते हैं, तब तो बन जाएगी वो क्वीन। और केवल बी ब्रेड ही मिला, सिर्फ खापान को सूखी बासी रोटी आता ही, तब बन जाएगी वो वर्कर या श्रमिक। ऐसे बनती है, ऐसे बनती है रे बाबा, समझ में आग्योगे, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। ठीक है, तो इसका जन्म कैसे होता है, जो फर्टिलाइज एग है उसको लार्वावस्था में जो वर्कर होते हैं वो रॉयल जेली खिलाते हैं। ये आकार में सबसे बड़ी है, रानी साहिबाना सबसे बड़ी व्याकर है। ये चल रही थी क्वीन, रानी सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी है रानी देवी। रानी देवी सबसे बड़ी है, करेक्ट। मोम ग्रंथियां इसकी होती नहीं, ये मोम नहीं बढ़ाती है, मोम बेचारे वर्कर बढ़ाते हैं छत्ता बढ़ाने के लिए, तो वैक्स ग्लैंड एब्सेंट, मोम ग्रंथियां इसके पास होती नहीं है। इसके पंख बढ़िया नहीं होते, अनडेवलप होते, ना तो पंख होते, विंग्स ज्यादा अच्छे नहीं या विकसित नहीं, मुखांग ज्यादा अच्छे नहीं, मुखांग भी अच्छे नहीं, और डंक स्टिंग ये भी ज्यादा अनडेवलप होते, मतलब अच्छे नहीं होते, नॉट डेवलप्ड, विकसित नहीं होते। समझ में आ रही सारी बातें, ठीक है। और डंक जो है ना बेटा, डंक स्टिंग, उसको कभी कभी अगर है भी उसके पास, तो अपनी प्रतिद्वंदी रानी पुत्रियों को मारती है, भाई और कोई रानी न बन जाए, दादागिरी फुल वो चलती है इसके अंदर। तो अगर कभी स्टिंग इसका जैसा भी है ना, उससे किसको मारती है, दूसरी क्वींस को मारती है जो रानी बनने का प्रयास करती है ना, सामने वाली प्रतिद्वंदी रानी को मारती है, जो इसके राइवल होती है ना, राइवल जो बीज होती है, जो रानी बन सकती है, उनको ये मारती है, खत्म कर देती है, मार देती है। ठीक है, जब ये रानी पुत्री होती है, जब ये छोटी होती है, तो एक उड़ान होती है इनकी, एक मतलब कंपटीशन चलता है इनके अंदर। जब ये छोटी होती है, रानी पुत्री होती है, जिस समय ये रानी पुत्री होती है, उस समय क्या होता है, कंपटीशन होता है, जैसे कोई है ना, ये होता है आपका स्वयंवर होता है, ऐसे रानी पुत्री होती है, तो एक नप्सियल फ्लाइट, मैथुन उड़ान बढ़ती है, नप्सियल फ्लाइट। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे नर दौड़ते हैं, बहुत सारे मेल कोपुलेशन के लिए पीछे दौड़ते हैं, इसके पीछे उड़ते हैं। अब ये आपस में लड़ते हैं, सारे के सारे दमादम लड़ाई चलती है आपस में इनके, मैथुन करने के लिए सारे मेल आपस में लड़ते हैं। और जो बिल्कुल योग्य होता है ना, फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होता है, पूरी लड़ाइयों को जीत जाता है ना, जो योग्य होता है, योग्य, उसी से रानी क्या करती है, फिर वो रानी के साथ कोपुलेशन करता है, मैथुन करता है। तो जब ये रानी पुत्री होती है तो एक उड़ान बढ़ती है, इसके पीछे बहुत सारे नर लग जाते हैं, इस उड़ान को क्या बोलते हैं, नप्सियल फ्लाइट, मैथुन उड़ान। और बहुत सारे मेल इसके पीछे लग जाते हैं, वो आपस में धमाधम लड़ाइयां करते हैं, लड़ाई करते करते जो आखिरी में बचता है ना योग्य, उसके साथ ये मैथुन करती है। मैथुन के बाद ये नर के शुक्राणु किस में डाल देगी, अपनी स्पर्मेथिका में डाल देगी, शुक्र ग्राहिका में भर लेगी, स्पर्म को कहां भर लेगी, स्पर्मेथिका में, शुक्र ग्राहिका में भर लेती है। शुक्र ग्राहिका केचुए में भी आई थी, एक जोड़ी छठे में, एक जोड़ी सातवें में, एक जोड़ी आठवें में, एक जोड़ी नौवें में, जीवन भर वही काम में आते हैं। उसके बाद में नप्सियल फ्लाइट होगी ना, मैथुन भी हो गया, ये फर्टिलाइज भी होगी, इसके अंदर जो है ना स्पर्म भी आ गए, फिर ये अपने छत्ते पे लौट के आ जाती है और उन्हीं स्पर्म को जिंदगी भर काम में लेती रहती है। सही बात है। और हाँ, जो फिर सेल बढ़ाएगी आके, इसमें क्या, जो छत्ता होता है ना, उसमें अलग अलग सेल होते हैं,
सेल बोले तो कोस्ट, छत्ता जो होता है ना कोम्ब, कोम्ब में क्या होते हैं सेल, सेल बोले तो कोस्ट होते हैं, चेंबर होते हैं, उनके अलग अलग चेंबर होते हैं, रानी का अलग होता है, श्रमिक का अलग होता है, वर्कर का, और मेल का अलग होता है ना। उसके अंदर अपना जो रानी कोस्ट आता है, समझ हमारी बात, छत्ते में बने जो नर श्रमिक और रानी कोस्ट है उनमें अंडे देती रहती है, अपने रानी कोस्ट में भी देगी, वर्कर वाले में भी देगी और मेल वाले में भी देगी। छत्ते को छोड़ के कभी बाहर जाती नहीं, आज तक कभी कोम्ब को छोड़ के ये कभी बाहर नहीं गई है। भोजन लाने का काम वर्कर करते हैं, और कोई दूसरा काम है वर्कर करते हैं। निषेचित अंडों से ही बनती है रानी पुत्री, तो मैंने बताई थी आपको। और रानी कौन सी बनेगी, जिसको रॉयल जेली मिल गई, और श्रमिक कौन सा मिलेगा, जिसको नहीं मिली, ठीक है बेटा। और अनिषेचित अंडों से, अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल बनता है। तो निश्चित अंडों से रानी पुत्री या श्रमिक दोनों फीमेल होती है, और अनिषेचित यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से नर उत्पन्न करना इसका ही नियंत्रण होता है। ये चाय जैसे करती है। फिर जब बुढ़ापा आ जाता है रानी के, अंडे देना बंद कर देती है, तो वर्कर इसको छत्ते से बाहर कर देते हैं, और जो दूसरी रानी पुत्री है उनको रॉयल जेली खिलाते हैं। और जो रानी पुत्री पहले जन्म लेती है रॉयल जेली उसको मिल जाती है, वो बाकी सबको मार के फिर वो माहिष्मति की सम्राट बन जाती है। तो बुढ़ापा आया, अंडे देना बंद हो गए, वर्कर ने उठा के इसको बाहर कर दिया, और जो बची हुई रानी पुत्री है उनको रॉयल जेली खिलाया, और जो रानी पुत्री पहले जन्म लेती है वो बाकी रानी पुत्रियों को मार के खुद माहिष्मति की सम्राज्ञी बन जाती है, सम्राट बन जाती है, मतलब सम्राज्ञी बन जाती है। सही है भाई। अब 2 नंबर पे पकड़ो ड्रोन, नर, नर की बात करते हैं, नर नर नर, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 से 200 होते हैं, ठीक है। ड्रोन कितने होते हैं, 20 से 200 की संख्या में होते हैं। नंबर ऑफ मेल 20 to 200। रानी से आकार में छोटे होते हैं, रानी से छोटे, स्मॉलर देन क्वीन, राइट। इनके पराग थैली बोले तो पराग सेक, पोलन सेक, पोलन सेक, हिंदी में कहते हैं पराग थैली, पराग थैली। इसके अलावा मोम ग्रंथियां, वैक्स ग्लैंड, रानी में भी नहीं थी, वैक्स ग्लैंड या मोम ग्रंथियां, वैक्स ग्लैंड है ना बेटा। इसके अलावा ये आपके डंक, स्टिंग, डंक, ये सब इसके होते नहीं है, ये सब एब्सेंट है। रानी में भी ज्यादा अच्छा नहीं था, डंक तो था उसके, अनडेवलप था, लेकिन रानी में भी नहीं होती है। पराग से एक तो थैली आती है पीछे से लगा लेती है, वर्कर में होती है पराग थैली, जो किसको कहते हैं ना, जिसे परागकण भर के लाती है। जनन तंत्र इसका विकसित होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम शानदार होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये वेल डेवलप्ड होता है, शानदार होता है, जबरदस्त हो, तभी तो मैथुन करेगा। काम क्या है इनका, ओनली कॉपुलेशन, मैथुन के अलावा कुछ नहीं करते हैं। उन्न को उठार उन्न भी कौन मेले बैठा है, तो ओनली कॉपुलेशन करते हैं, ओनली कॉपुलेशन, ठीक है। खाना कौन देता है, वर्कर, वर्कर से आता है खाना, उसी पे डिपेंड रहते हैं। फूड अवेलेबिलिटी कौन कराता है, फूड बाय वर्कर, फूड अवेलेबिलिटी कौन करते हैं, वर्कर लाते हैं। फूड अवेलेबिलिटी ओनली बाय वर्कर्स, ठीक है, उसी पे निर्भर रहते हैं। और ऋतु के अनुसार अगर भोजन की कमी होगी, मान लो कभी फूड कम हो गया, लेस फूड, तो इनको भी बाहर निकाल देते हैं। तो मेल जो है ना उनको भी छत्ते से बाहर, कॉम्ब से बाहर, है ना, छत्ते से बाहर कर देते हैं इनको। ठीक है। और बाद में बिना खाए बेचारे मर भी जाते हैं। समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए अब पकड़ते हैं वर्कर्स को। ओम जय वर्कर भया, श्रमिक, वर्कर, वर्कर जो होते हैं वो आपको पता है फीमेल होती है। एक तो फीमेल है, मादा है, दूसरा फर्टिलाइज्ड एग से जन्म लेते हैं, फॉर्म्ड
बाई फर्टिलाइज्ड एग्स, फर्टिलाइज एग से बनते हैं, सही है। और इनको बेचारों को रॉयल जेली कम मिलती है, बी ब्रेड खाते हैं, रॉयल जेली इनको कम मिलती है, या कम मिली या मिली नहीं, ये भी हो सकता है। यही श्रमिक बनते हैं बेटा, ये संतानें पैदा कर नहीं सकते, नहीं करते, नामसुबी टिंगरिया पैदा कौन कर सके, समझ में आ गई। आकार में ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी मक्खियां हो गई ना, फीमेल है, सबसे छोटी हो गई। लास्ट में क्या होता है, उधर के अंतिम सिरे पे डंक सब होते हैं इसके, जो एब्डोमेन का लास्ट सिरा है ना, उधर या एब्डोमेन के अंतिम सिरे पर डंक भी होता है, वेक्स ग्लैंड्स भी होती है, मोम ग्रंथियां भी होती है, ये सब मिलते हैं इसके, समझ में आ गया होगा। और मुखांग कैसे इसके, मुखांग तो श्रमिक के च्विंग एंड लेपिंग टाइप के आते हैं, च्विंग एंड लेपिंग टाइप, च्विंग एंड लेपिंग टाइप। हिंदी में क्या बोलते हैं, चबाने और चाटने वाले, ये अलग है मुखांग, ध्यान रखना इसका, चबाने व चाटने वाले, इसके मुखांग आ गए, कोई दिक्कत है। और बीच वाली पे और लास्ट वाली जोड़ी पे, भाई 3 जोड़ी टांगड़ा हुआ है ना, जैसे कोई मक्खी है, उसके 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी टांग है, तो लास्ट की दोनों टांगे है ना, ये मिजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स वाली, इन पे क्या होता है, एक तो ब्रश की तरह बाल होते हैं, हेयर लाइक ब्रश के समान बाल होते हैं। पिछली जोड़ी है ना, लास्ट वाली है, इस पर पाए जाते हैं पोलन सेक, एक टोकरी सी लगी होती है, जैसे टांग है ना, यूं टांग है, तो यहां पर एक टोकरी लगी होती है, इसको बोलते हैं पराग थैली, पिछली टांगों होती है लास्ट में, या पोलन सेक, ये लास्ट वाली टांगों पे लगा होता, और बहुत ज्यादा बाल होते हैं। बाल का क्या फायदा है टांगों पे बाल होने का, इससे पोलन्स वगैरह फंस के दूसरे पे चले जाते। अब इनके काम पड़ते हैं, क्या काम करती है वर्कर, सारा काम तो करती है, पूरा ही काम करती है बेचारी, तो ये तो पूरा धंधा इनको ही दिया हुआ, देखो ये काम बहुत है इनके पास, बिजी बहुत है। आसपास में जहां भी कोई है ना, हाँ जो स्थान है, वहां से मधु बोले तो यहां मकरंद बेटा, नेक्टर, ये मधु का मतलब शहद नहीं है, मकरंद आएगा यहां, नेक्टर और पोलन्स लेके आती है। पहला काम, नेक्टर बिलावे वर्कर, पोलन्स बिलावे, ये तो नेक्टर बिलावे, एक शत्रुओं से रक्षा करती है छत्ते की, नहीं, प्रोटेक्ट द कॉम फ्रॉम एनिमीज। एक जो टिंगरिया है छोटा, उनको सबको खाना यही उपलब्ध कराती है ना, खाना अवेलेबल कराती है भाई साहब, फूड देती है सबको। एक उधर का जो नीचे वाला खंड है, वहां पर क्या करती है, अपने टांगों पे जो वेक्स ग्लैंड होती है ना, वेक्स ग्लैंड, वहां पर टांगों से मोम उतार के अपने मुंह से उनको चबा के उनको लचीला बना के फिर छत्ता बनाती है, या छत्ते की मरम्मत भी यही करती है। दोबारा सुनना, एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट है, वहां पर मोम जो है ना, उस खंडों से क्या करती है, मोम को अपनी टांगे ला के उसको उतारती रहती है ऐसे, एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट से वैक्स को उतार के फिर मुंह से चबाती है, और चबा के लचीला करके छत्ता बनाने के लिए या छत्ते की मरम्मत करने के लिए काम में लेते हैं। समझ में आ गई शायद। वर्कर का काम दोबारा देखो, नेक्टर बिलावे, मकरंद लाती है, पराकड़ लाती है, शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करती है, प्रोटेक्ट द कॉम फ्रॉम एनिमीज। एक जो बच्चे होते हैं उनको फूड भी यही लाके देती है, और अपने जो एब्डोमेन है उधर, उसके लास्ट वाले सेगमेंट से टांगे ला के टांगों से मोम उतारती है उधर का, और उसको लचीला बना के मुंह से छत्ता बनाती है, छत्ते की मरम्मत करते हैं। अब इन वर्कर को 2 भागों में बांटेंगे। ये जो वर्कर थे ना, अभी लास्ट दिन को पढ़ रहे हैं हम इस समय, वर्कर 2 काम करते हैं। एक तो नेक्टर और पराग खोजने वाले वर्कर को 2 काम बताओ। देख वर्कर के क्या काम है 2। एक तो खोजी दल,
जो वर्कर है ना, उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो खोजी दल, खोजी दल बोला तो सर्चिंग ग्रुप है एक तो, जिसका काम है सर्च करना कि कहां पर नेक्टर है। और एक है बेटा लाने वाले, है ना, कैरियर, जो लेके आएंगे उनको, कैरियर ग्रुप, है ना, लाने वाले। एक तो ये बताएंगे कि माल कहां मिलेगा। एक ग्रुप तो ये होता है जिनका काम ही क्या है, मधु और पराग खोजना, मतलब नेक्टर और पोलन्स को खोजना कि आसपास में कहां फूल है, और दूसरा उनको लेके आएगा। अब कैसे जो पहला है ना, ये वाला, ये कैसे अगले को बताएगा कि भाई वहां पर है, तो उसके लिए एक डांस करता है, स्पेशल डांस। ये जो खोजी दल है ना, खोजने वाले, सर्चिंग ग्रुप, है ना, ये क्या करता है, या सर्चिंग ट्रुप, ये क्या करते हैं, हाँ, ये डांस करके पता लगाते हैं। पहले दल का काम है मधु और पराग, जब इनको पता लग गया कि कहां पर है, तो थोड़ा बहुत अपने बॉडी पे लगा के ले आते हैं। जैसे गए बाहर कि भैया कहीं पता लगाना है कहां पर तो नेक्टर मिलेगा, मकरंद मिलेगा, कहां पर पोलन्स मिलेंगे, तो जब वापस लौटते थोड़ा बहुत बॉडी के ऊपर लगा के आते हैं, है ना, चिपका के, फिर छत्ते पे लौट के आते हैं। और सूर्य की पोजीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ सन, पोजीशन ऑफ द सन, घूम घूम के गोल डांस करती है, ऐसे डांस करती हूं, है ना, ऐसे यूं, ध्यान है किसी को, ऐसे करती है, ऐसे तो करती है, यूं, ऐसे ऐसे करती है ना, फिर ऐसे जाती है, 8 आकार में डांस करती है। इसको बोलते हैं वेगल डांस, वेगल डांस, वेगल डांस। मधुमक्खियों ने कर दिया है वेगल डांस। तो एक मक्खी जाती है, एक मक्खियों का ग्रुप जाता है, पता लगाता है कहां पर है फूड, और दूसरी मक्खियों का दल उसको लेके आता है। लेकिन वो बताएगा कैसे, उसका तरीका क्या बताने का, उसका तरीका है वेगल डांस। तो जब दूसरा दल है पराग लाने वाला, या पहला दल है जो जब पता लग गया उनको मधु कहाँ है या नेक्टर कहाँ है, मकरंद और पराग, तो कुछ अपनी बॉडी पे लगा के छत्ते पे आते हैं। फिर सन, जो सूर्य होता है, उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हैं कि सूरज इधर, तो उसके हिसाब से डांस करेगी। फिर गोल गोल घूमती हूँ, गोल तो घूम रही है यूं, ये गोल घूम रही है ना, यूं गोल हो गया, ये देखो, यूं पहले यूं घूमी, ये गोल हो गया, फिर यूं घूमी तो ये गोल हो गया, चलता रहता है इसका। 8 के रूप में डांस करती है, इसको बोलते हैं वेगल डांस, वेगल नृत्य। गोल नृत्य करते हुए अपने उदर को दाएं बाएं हिलाती हूँ, फड़फड़ाती हूँ पीछे के उदर को, है ना, और पंखों को फड़फड़ा कर जब सीधी दिशा में चलेगी ना, सीधी, जब इसने सीधा चलना शुरू कर दिया, तो ये मान लेना कि भोजन उधर ही है, फूड का सोर्स उधर ही है। इस प्रकार की जो संचार क्रिया है वो भोजन लाने वाले दल को सूचना देती है। तो पहले तो गोल डांस किया, गोल डांस करते करते क्या किया, अपना जो एब्डोमेन है उसको दाएं बाएं हिलाया, ऐसे हिलाने के बाद में पंखों को फड़फड़ करके जब ये सीधी एक दिशा में चली ना, तो ये मान लेना उधर ही फूड है। और ये संचार क्रिया, फिर भोजन लाने वाले दल को इससे सूचना मिल गई। भोजन लाने वाला दल, फूड लाने वाला जो ट्रुप है या ग्रुप है, वो लाला के छत्ते के कोष में उसको भरेगा, किसको, नेक्टर को लाला के भर देगा, और फिर ऐसे हवा देगा उसके अंदर, नेक्टर के अंदर। हवा देने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पानी है ना उड़ जाएगा, और उड़ के उसको गाढ़ा कर देगा। गाढ़ा करते ही वो शहद बन जाता है। समझ में आज्ञो के आज्ञो रे बापू। तो देखो क्या लिखा हुआ है भाई, ये 2 ग्रुप है, बता दिया, सारा समझ में आ गया। डांस करते करते अपने उधर को पहले दाएं बाएं करेंगे, 8 आकार का डांस करेंगे, और तेजी से फड़फड़ाते हुए जब सीधी दिशा में चलेंगे ना, तो फूड उधर ही है। संचार क्रिया वाला दल क्या करेगा, इसकी सूचना उसको मिल गई, मधु लाने वाले को, मतलब नेक्टर लाने वाले को, वो छत्ते के कोष्ठ में भरेगा इसको लाला के, और भर के उसको हवा दे देके सुखा देगा अपने पंखों से, और गाढ़ा हो गया, बन गया तेरा शहद। अब ये शहद क्या होता है, मैं शहद क्यों खाऊं, या कोई भी इंसान शहद क्यों खाए, तो शहद एक तो देखो बलवर्धक है बेटा, ताकत देता है, ताकत, प्रसन्नता देता है, खुश रहता है इसको खाने वाला आदमी, और मनुष्य को बहुत पसंद आता है। तो शहद तो हनी 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 बलवर्धक है, ताकत देने वाला, स्ट्रेंथ देने वाला, खुश रखने वाला, और मनुष्य को पसंद आने वाला है। प्राचीन काल से ही लोग जो है ना बेटा, शहद इकट्ठा करने के लिए क्या करते पता है, पता चलते उसके नीचे दुआ करते हैं, मक्खी मानव की तरह नहीं करते क्या,
जैसे छत्ता लगाओ, उसके नीचे धुआं कर दिया, और धुआं करके कपड़ा लपेट के धुआं करते हैं, फिर शहद को निकाल लेते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। बीड़े की फूंक दे दे निकाल बड़ा, है ना भाई। ये देखो पता लगा, तो उसके नीचे धुआं करते हैं और शरीर पे अपना मोटा कपड़ा लपेट के, कपड़े को पूरा शरीर को ढक के और छत्ते को तोड़ के शहद निकाल लेते हैं। ऐसा करने सही नहीं है, इससे वो अंडे फंडे सब बेकार हो गए बेचारी के मक्खी के। उसमें जो छत्ते के अंदर पड़ रहे मधुमक्खी के अंडे वो खराब हो गए, लार्वा मर गए, प्यूपा मर गए, और शिशु यानी कि निम्फ भी मर जाते, नष्ट हो जाते, और शहद में भी गंदगी आ जाती है। प्राकृतिक छत्तों में शहद हमेशा ऊपर ही होता है। जैसे ऐसे लगाओ मान लो छत्ता, तो ये मान लेना कि यहां पर ही शहद है, ऊपर ऊपर ही होता है बस। जो नेचुरल है बता दिया तो उसमें आएगा, इसमें आएगा। कौन सा 5712 5712 सही हो गया भाई। अरे पुराने जमाने में तो क्या करते हैं, ऐसे नीचे है ना, अपने तो पूरे बॉडी को तो कपड़े पे लपेट लिया, और एक धुआं करने का कोई लेके आके धुआं करके उसको तोड़ के ले आए, फिर सारे में से निचोड़ के शहद निकाल लिया, अंडे लार्वा प्यूपा सब खत्म, शहद गंदा हो गया। जबकि करना क्या चाहिए, छत्ते को तोड़ने के बाद केवल जैसे ये है ना छत्ता मान ले, तो केवल ऊपर ऊपर ही शहद होता है, ये केवल ऊपर वाले भाग में ही शहद होता है। तो ये ऊपर ऊपर का भाग ना प्लेट अलग से चाकू या प्लेट से अलग करना चाहिए, बाकी छत्ते को वहीं लगे रहना देना चाहिए। जैसे गए तोड़ने के लिए तो केवल ऊपर ऊपर का तोड़ के लिए बस, बाकी छत्ते को डिस्टर्ब मत करो, लगे रहने दो। अब क्या हो गया कि नया जमाना आ गया, तो नए जमाने में जो है ना बेटा आर्टिफिशियल कोम्ब आ गए, कृत्रिम छत्ते आ गए, मधुमक्खी पालन हो रहा है जबरदस्त तरीके से। राजस्थान में कहां हो रहा है, एक तो साउथ में हो रहा है, साउथ राजस्थान है ना, साउथ राजस्थान बोले तो वो आपका उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सॉरी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, इनमें हो रहा है। साउथ राजस्थान में हो रहा है, ईस्टर्न राजस्थान में हो रहा है, बोले तो भरतपुर, अलवर है ना, सवाई माधोपुर, इनमें हो रहा है। और नॉर्थ राजस्थान में हो रहा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहां सरसों अच्छी होती है, फूल अच्छे होते हैं ना, कोई जरूरी नहीं सरसों ही, कोई भी फूल हो, वहां आसपास ज्यादा ही कर रहे हैं लोग। और वहां पर जो है ना जलवायु वगैरह, पेड़ पौधे भी सही है, पेड़ पौधों का अनुकूलन है, वहां पर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं लोग। तो लगभग सारे राजस्थान में कर रहे हैं, पश्चिम को छोड़ के। यूं मान लो आप पश्चिम राजस्थान में नहीं कर रहे, बाकी सब में कर रहे हैं। अगर कभी किसी को करना है तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है। मधुमक्खी पालनी है तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको। भारत के अधिकतर राज्यों में ये ट्रेनिंग करवाता है। 1 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, कौन कराएगा मधुमक्खी पालने की ट्रेनिंग? खाद्य एवं ग्रामोद्योग कमीशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो खाद्य एवं है ना, रूरल डेवलपमेंट नहीं, रूरल ग्रामोद्योग है ना, रूरल एंटरप्रेन्योर कमीशन ऐसे बोलते हैं। बाकी ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जैसा ऐसे इंग्लिश में भी, खादी एंड ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग है ना, आयोग, कमीशन, आयोग वर्ड भी लगेगा इसके। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, KVIC बोलते हैं इसको, खादी एंड विलेज, इस तरह से नाम है इसका, शॉर्ट में इसको बोलते हैं KVIC बोलते हैं शायद, खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इंग्लिश मीडियम। मधुमक्खी का प्रशिक्षण कौन देता है? खादी एंड, लिख लेना बेटा, ये विलेज इंडस्ट्री, ग्रामोद्योग को बोलते हैं विलेज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कमीशन। ये इसको शॉर्ट में कहते हैं KVIC, KVIC। और हिंदी में क्या बोलते हैं? खादी एवं ग्रामोद्योग,
ग्रामोद्योग आयोग, सही कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालने की ट्रेनिंग देगा कौन, तो खाद्य ग्रामोद्योग आयोग, है ना भाई। अब ये कई इसने जो है ना इसने कई सारे सेंटर बना रखे, सब बच्चों ने लिख लिया होगा सर, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग। जैसे राजस्थान में इसके सेंटर चलते हैं, खाद्य ग्रामोद्योग विद्यालय चलता है ना, राजस्थान खाद्य संघ चलता है शिवदासपुरा जयपुर में, 2 सेंटर है। तो राजस्थान में इसके कौन कौन सेंटर है इस केवीआईसी के, तो केवीआईसी का देखो सेंटर कहां का है, एक तो ये वाला है ना खाद्य ग्रामोद्योग विद्यालय, एक राजस्थान खाद्य संघ, ये शिवदासपुरा जयपुर में है। कभी आप जयपुर से टोंक या कोटा जाते हो तो रास्ते में आता है, जयपुर से निकलते थोड़ा सा आगे ही है, वहां पर इसका सेंटर है। ठीक है भाई, तो मेन तो इसका हेड तो कौन है, केवीआईसी, खाद्य एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन या खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग, या आयोग लगेगा बेटा हिंदी में भी, ये पूरा नाम नहीं इसके द्वारा चलता है, लेकिन इसके सेंटर का राजस्थान में, तो राजस्थान में एक तो हो गया खाद्य ग्रामोद्योग विद्यालय शिवदासपुरा जयपुर, एक राजस्थान खाद्य संघ शिवदासपुरा जयपुर। इस पे एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वाला भी, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, AICRP, कभी नाम सुनाओ, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP, और ये कहां चल रहा है अभी, अब अपने राजस्थान में तो कोटा में चल रहा है। AICRP कहां चल रहा है, मधुमक्खी पर, सर कोटा 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 कोटा, AICRP ऑन हनी बी, कोटा 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 कोटा, समझ में आ गया क्या। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहां चल रही है, कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा पे चल रही है, ARS कोटा, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन कोटा पे चल रहा है बेटा, जहां आजकल यूनिवर्सिटी बन गई। अब लेते हैं यूपी में इसका कहां प्रशिक्षण केंद्र है, तो यूपी में इसका राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र, ये वाला यूपी में कहां है, ये देखो, गवर्नमेंट हनी बी या एपीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर, यह है जोलीकोट नैनीताल, जोलीकोट नैनीताल, यूपीहेड़ो राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र, जोलीकोट जिला नैनीताल, यहां भी है। भारत के ज्यादातर राज्यों में करते हैं, सबसे ज्यादा शहद पैदा करता है ये वाले स्टेट, बिहार, तमिलनाडु और केरल, MP, BTKM, बटका में रे बटका में सबसे ज्यादा शहद खा जाऊं एक ही बैठका में, हमारी है ना काट लेने को बटकों पर वो बोलो, ऐसे याद करने की ट्रिक है इसकी। अब पालते कैसे हैं, आओ मधुमक्खी पाले, तो मधुमक्खी जो है ना बेटा, इसके लिए कृत्रिम छत्ते आते हैं। मधुमक्खी पालन किससे करते हैं, आर्टिफिशियल कोम्ब आते हैं, लकड़ी के बक्से आते हैं ऐसे, ये रहा, मंदा खाओ लकड़ी को बक्सो, ये रहा, ऐसे बक्से आते हैं, दिख रहा है बक्सा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, ये देखो ढक्कन आ गया, फिर यहां पर ऊपर शहद इकट्ठा करने के लिए ऊपर वाला भाग है, ये जो है ना बेटा हनी चेंबर लिखा हुआ, आपको दिख रहा हो तो यहां पर लिखा हुआ हनी चेंबर, मधुखंड, ये यहां पर हनी चेंबर, इसके ऊपर ढक्कन आ गया, फिर नीचे है ब्रूड चेंबर जहां पे शिशु रहते हैं, और एक नीचे एंट्री गेट और है, किसी को दिख रहा हो तो, दिख रहा है, उस मोबाइल में दिखा, ऊपर तो लिखा हुआ ये वाला, यहां पर तो लिखा हुआ ऊपरी ढक्कन या टॉप कवर, टॉप कवर, ये हो गया आपका हनी चेंबर, हनी, इसको क्या है, बीच में एक जाली भी लगाएंगे, इसके दोनों के बीच में यहां पर ना जाली लगती है, कभी दिखाऊंगा आपको, ये लगा देते हैं। और लास्ट वाला ये नीचे वाला हो गया शिशु खंड, ब्रूड चेंबर, जहां पे बच्चे रहते हैं, BROOD ब्रूड चेंबर, और एक एंट्री गेट और यहां नीचे नीचे लिखा हुआ, यहां पर देखो प्रवेश द्वार, ऐसे ये डिब्बा है पूरा पूरा, इसमें सही नहीं दिख रहा डिब्बा, चलो मैं और दिखाता हूं, देखो आपको हनी बी बॉक्स,
ऐसे डिब्बे आते देखो, ये ऐसा डिब्बा आता है। अब इसके ऊपर एक जाली लग जाती है, ये तो बच्चों के लिए, फिर इसके ऊपर वाले में जाली लगा के शहद वाला लग जाता है ऊपर इसके, ऐसे और एक डिब्बे के ऊपर डिब्बा और लग जाएगा ऊपर, है ना। ये देखो ऐसे 2 चेंबर हो जाते हैं इसके, ये देखो निकला हुआ, ये ना नीचे वाला, इसके ऊपर एक जाली लग के एक और लग गया, ऐसे लग जाते हैं, 2 डिब्बे लग जाते हैं। इसमें ऊपर वाले में कौन रहता है, यहां पर शहद इकट्ठा होता है, इसके अंदर वो बच्चे रहते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अब साफ साफ पढ़ के देखो, आप ही बुक में लिखा हुआ है कि जिसका एक हिस्सा दरवाजे के समान खुलने वाला और बंद करने वाला हो, तो ऊपर वाला ढक्कन आएगा नहीं, ऊपर ढक्कन बताया था भी आपको, ढक्कन खुल जाता है जैसे अपने कोई बॉक्स खुलता है ना, पेटी घर पे पड़ी हो वैसे खुलता है। ठीक है, बक्सा 2 भागों में बटा हुआ, ऊपर का 1/4 भाग छोटा, देखो ये इतना सही है, 1/4 भाग तो किस लिए है बताओ, देखिए सर शहद खंड, ऊपर वाला 1/4 क्या है, शहद का खंड है, ऊपर वाला 1/4 शहद खंड होता है। ये देखो 2 बॉक्स हो गए ना, बीच में एक जाली लग जाएगी जिसमें से कभी वो नहीं आ पाए, रानी नहीं आ पाए, शहद खंड है ऊपर वाला। हनी ये वाला, ये कौन है, ये वाला नहीं जो दिख रहा है आपको, ये जो है ना थोड़ा स्काई ब्लू टाइप में, ये तो इसका हनी चेम्बर है, और उसके नीचे वाला ब्रूड चेम्बर है जहां पर बच्चे रहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक जाली लग जाती है, चलो मैं आपको दिखाता हूं जाली कैसे लगाते हैं। ये देखो, ये खंड आ गए, ये जाली लग गई, ये एक जाली दिख रही है आपको, देखो हाथ में ले रखी है जाली, एक सफेद सफेद सी दिख रही है? तो फिर तो ये ऐसे करते, फिर तो ये भी दिख जाएगा। ये देखो, ये पूरा डिब्बा, ऊपर तो ढक्कन लगा हुआ, देखो इसके, ये देखो ढक्कन, अब दिख गया शानदार है ना, ये ढक्कन आ गया, फिर इसके जस्ट नीचे क्या आ गया, हनी चेम्बर आ गया, और हनी चेम्बर के नीचे ब्रूड चेम्बर आ गया, और ब्रूड चेम्बर के नीचे यहाँ पे एंट्री गेट, प्रवेश द्वार, और दोनों के बीच में क्या लगा देखो, ये जाली, ये देखो जाली लगा दी। ये नीचे वाला कौन है, ब्रूड चेम्बर, बच्चे रहते हैं। ये देखो जाली कैसे लगाते हैं, ये देखो जाली लगा के ऊपर वाला चेम्बर दोनों को बीच में रख दिया, देखो ये ऊपर वाला कौन, हनी चेम्बर, नीचे वाला ब्रूड चेम्बर, बीच में क्या लगा दिए, जाली लगा दी ऐसे, देखो ये रखी दिया जाली लगा के, हो गया। ऐसे कर देते हैं। जाली ऐसी होती है, देखो दोनों भागों में जो जाली लगी है ना बीच में, वो जाली ऐसी होती है जिनमें से केवल वर्कर आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन रानी बड़ी होती है, वो इस जाली में से नहीं आ सकती। ये जो जाली है ना, इसमें से केवल वर्कर आ सकते हैं, जा सकते हैं, रानी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर रानी आ गई ना इसके अंदर शहद वाले भाग में, हनी चेम्बर वाले में, तो फिर वो शहद वाले भाग में अंडे दे जाएगी, और शहद में अंडे मिक्स हो जाएंगे। तो क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपके, कि दोनों भागों के बीच में एक जाली लगा देते हैं, और जिस जाली के छेद इतने बड़े होते हैं केवल वर्कर मक्खी आ सकती है, श्रमिक आ सकती है, बड़ी वाली नहीं आ सकती। अगर बड़ी वाली और रानी आ गई ना, बड़ी वाली मक्खी, तो फिर वो अंडे दे जाएगी ऊपर वाली इस चेम्बर में। देखो ये यहां पर इसके अंदर एक जाली लगी हुई, यहां पर उस जाली में से केवल वर्कर आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन रानी नहीं आ सकती। वर्कर अंडे देते नहीं है, वर्कर अंडे देते नहीं हो तो बांझड़े होते हैं, और रानी आ नहीं सकती, तो अंडे देने का लपड़ा ही नहीं, केवल शहद इकट्ठा होता है इसके अंदर। समझ में आ गई क्या? ये बक्सा पूरी तरह से बंद होता है, लिखा हुआ आपकी बुक में देखो, एक छेद होता है सिर्फ यहां पर, ये देखो इस पूरे बक्से के नीचे एक प्रवेश द्वार है, बस एंट्री गेट है, और इसमें भी जाली लगी हुई है जिससे रानी बाहर नहीं जा सकती, है ना। तो ये बक्सा पूरी तरह बंद होता है, और पेंदे में सिर्फ एक छेद होता है, उसमें भी जाली लगी होती है, जिसमें सिर्फ वर्कर आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वो कभी तो जाएंगे किस लिए, पोलन लाने के लिए, है ना, नेक्टर लाने के लिए, तो वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। अब इसको रोके कैसे, लेकिन ये देखो जाली लगा देते इसमें, ये नहीं, ये जाली तो बीच वाली होगी, इस छेद में ये जाली लगती है, ये तो वही होगी ये वाली। ये देखो क्वीन गेट है ना, क्वीन गेट, उस क्वीन गेट में एक जाली लग जाती है ऐसे, ये रही, ये जाली को इसको देखो यूं घुमाओ आप, और घुमा के ऐसे कैसे इस गेट पे लगा दो, तो एक जाली लग गई। नीचे देखो गेट में जाली लगी हुई दिखेगी आपको, ये देखो जाली लगी हुई नीचे, जो क्वीन का गेट है ना, नीचे वाला रानी रोक द्वार है ना, उसके जाली लगी दिख रही है सबको, ये नीचे जाली लगा दी, जो नीचे छेद था उसमें ये जाली लगा दी, देखो ये वाली जाली क्वीन गेट, इसको जो नीचे छेद उस पर लगा दिया, देखो इसके अंदर लगा दिया इसको। अब केवल वर्कर आ सकती है, जा सकती है, रानी आ जा नहीं सकते। समझ में आ गया क्या? मेरे हिसाब से तो बढ़िया आ गया, ठीक है। अब बक्से समझ में आ गया,
बस पेंदे में छेद, जाली का आकार ऐसा कि सिर्फ वर्कर आ सकते जा सकते, रानी नहीं जा सकती। ये तो ये वो भी होगी। बक्से के अंदर ही क्या लगाए हुए हो, वो प्लेटें लगाई हुई छत्ते वाली, है ना, जो किसकी बनी होती है, या तो मोम की परत होती है उनके ऊपर, और बनी किसकी होती है, या तो किसी मेटल की या प्लास्टिक की बने होते हैं। चेंबर कैसे आते हैं इनके ऊपर, प्लेट्स के अंदर देखो, एपीकल्चर में जो प्लेट्स आती है, एपीकल्चर में प्लेट्स, ये देखो इस तरह की प्लेट आती है जो अंदर लगती है ना, ये वाली इस तरह की आती है। इनके अंदर जो छेद बनेंगे, देखो आपको एक्चुअली वो कोम्ब दिखाता हूँ, हनी कोम्ब, उसकी तरह ही षटकोणीय बनाते हैं, हनी कोम्ब ये वाला। ये ऐसे बनते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। कभी आपने छत्ता देखा हो तो ऐसे कोम्ब आते हैं बेटा, ऐसे उस जाली पे भी ऐसे ही बनाते हैं, सेम टू सेम ही जाली पे लगा देते हैं ऐसे, है ना, ये वाले, ये देखो ऐसे कैसे उस जाली पे भी लगा देते हैं, है ना। तो बक्से के अंदर जो है ना बीवायु, उसमें मोम की परत वाली धातु की या प्लास्टिक की प्लेटें लगा देते हैं, जिसमें हेक्सागोनल ऐसे जो है ना छेद होते हैं। क्यों भाई, जो छत्ते का निर्माण का आधार मेन वही प्लेटें हैं। इस प्रकार की जो प्लेटें होती है वो बक्से के ऊपर वाली खाली जगह पे समान दूरी पे रख देते हैं, और इसी यही छत्ते हैं इसके, मधुमक्खी के यही पैरेलल कोम्ब लग गए बेटा, शहद बढ़ जाता है फिर इनके अंदर ही। अब लेते हैं क्या क्या उपकरण और आते हैं। तो देखो पहला उपकरण आपके दे रखा होगा सिर ढकने की जाली, ये रही सिर ढकने की जाली। ये देखो प्लेटें आगे, ये प्लेटें ऐसे लगती है, वो हेक्सागोनल टाइप की होती है। देखो आप हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल बेटा दिख नहीं रही होगी लेकिन आपको तो दिख रही है मोबाइल। हेक्सागोनल इनको यूं लगा देते हैं, प्लेटें खूब सारी ऐसे लगा देते हैं कड़ी कड़ी, ये एक निकाली हुई है ना, ऐसे लग जाएगी अंदर की साइड। अब ये रही सिर ढकने की जाली, बोले तो नेट, मच्छरदानी के कपड़े की बनी हुई आती है, देखो मच्छरदानी सी है और कपड़े की बनी आती है, और इसको मुंह, सिर और गर्दन तक भाग ढक लेते हैं। दिख रहा होगा ये अंकल दिख रहे होंगे जिनके ये मुंह पे देखो जाली सी लगी हुई है, मुंह भी दिख रहा है इनका जाली के अंदर से, मच्छरदानी की जाली है। फिर आओ, समझ में आ गया, मच्छरदानी कपड़े के सिर है, जालीदार उपकरण आता है, सिर, मुंह, गर्दन ये ढक जाते हैं, गर्दन तक ढकता है बेटा। उसके बाद में देखो दूसरा ग्लव्स, ये ग्लव्स आ गए, रबड़ के दस्ताने या ग्लव्स, हैंड ग्लव्स। तो मधुमक्खी के डंक से बचने के लिए इनको ऐसे हाथ में पहन लेते हैं, ऐसे हाथ में पहन लेते हैं, ग्लव्स आते हैं। फिर आ गई धुआं करने का यंत्र, तो एक स्टील का सा बना हुआ है, देखो ये धुआं कराता है, धुआं करने का ये, शहद की प्राप्ति करनी हो, मधुमक्खियों को थोड़ा इनएक्टिव करना हो, भगना बंद कर देगी वो, जैसे धुआं लगती है ना मधुमक्खी के, तो फिर वो एक्टिवनेस कम हो जाती है उनकी। तो शहद की प्राप्ति के लिए टिन का एक डिब्बा, और उसमें धुआं करने के लिए इधर से धुआं निकलती है। चलो मैं आपको धुआं करते दिखाता हूं कैसे करते हैं। जैसे ये खोला डिब्बा, अंदर कचरा सा डाला, इधर से इससे जो है ना ये दबा दबा के हवा दे दी, यूं इसको दबाया तो हवासी बन गई, फिर इसका ढक्कन ऊपर लगा के ऐसे ऐसे धुआं दे देते हैं। दिख रहा है, ऐसे ऐसे धुआं देने के लिए पकड़ के दे रहा है ना एक आदमी, देखो यहाँ हाथ लगा हुआ है, ऐसे इससे धुआं पड़ जाती है, साइड में लगा हुआ है, और ऊपर ढक से ढक्कन करके और धुआं दे। धुआं से क्या होता है, कोई पूछे धुआं क्यों देते हैं, तो आपका उत्तर आएगा कि मधुमक्खियों की एक्टिवनेस कम हो जाती है, इससे वो भगना बंद कर देती है। तो ये हो गया आपका। तो शहद की प्राप्ति के लिए टिन का डिब्बा, टिन का ही था एक डिब्बा से धुआं छोड़ते हैं। एक लोहे की चपटी प्लेट, ये नीचे का जो है ना जो बॉक्स है पूरा, उसको साफ करने की प्लेट आती है, इससे अंदर से खुरच लेते हैं प्लेट को, लोहे की बनी हुई प्लेट आती है। फिर आ गया चाकू, ये रहा चाकू। चाकू क्यों आते हैं, चाकू क्या होता है, जब ये शहद भर जाता है ना पूरा, तो मोम के ऊपर लेयर लग जाती है, मोम की लेयर जब शहद बढ़ गया ना इसमें हेक्सागोनल सेल के अंदर, हेक्सागोनल जो छेद होती है शहद भर गया, तो फिर ये एक वो लगा देती है ऊपर, मोम लगा देती है सेफ्टी के लिए। तो इस चाकू को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, चाकू गर्म करते हैं, और शहद की जो प्लेटें हैं, प्लेटें जो हेक्सागोनल, तो उसके ऊपर अभी प्लेटें दिखाई थी छत्ता, उसके ऊपर के मोम से बने हुए मुंह को गरम गरम से जो है ना हटा देते ताकि उनका मुंह खुल जाए और शहद निकल जाए।
समझ में आ गई क्या? और दिखा दूं? चलो और दिखाता हूं। ये लो, ये देखो, ऐसे हटा देंगे, ऐसे हटा देंगे, ठीक है। लास्ट में आ गया शहद निकालने का उपकरण, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इसके अंदर जो छत्ता था ना ऐसे कैसे प्लेट, उसकी टॉप, उसके ऊपर की मोम हटा के इनमें लगा देते, फिर हैंडल मारते गड़, तो ये पूरा बॉक्स घूमता है, बहुत स्पीड से घूमता है, और स्पीड में घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल लगता है, जिससे पूरा पूरा शहद डिब्बे में आ जाता है। देखो ये हाथ से घुमा रहा है, हत्था लगा हुआ है, दिख रहा है, हत्थे से घुमाएंगे शहद निकल के आ जाएगा। ये देखो घुमा रहे भाई, तो घुमाते शहद, तो शहद से भरे हुए छत्तों को इसमें डाल के घुमाते हैं, और प्लेटों के कोष्ठों से अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, शहद अलग हो जाता है। तत्पश्चात जो है ना इसका एक बॉक्स, इसकी टोटी खोल के शहद को निकाल लेते हैं। समझ में आ गयो काय? आ गयो। अब लेते हैं मक्खियां पकड़ते कैसे लाते हैं मक्खियां? मधुमक्खी को प्राकृतिक छत्ते से पकड़ के कैसे लाएंगे? मान लो किसी को पालनी हो तो लाओगे कैसे? तो शाम के टाइम रानी, नर और श्रमिक वर्कर कुछ मक्खियों को पकड़ के ले आओ, और लाके अपना जो आर्टिफिशियल है ना कोम छत्ता, उनमें डाल दो लाके, है ना। और कुछ दिन खाने के लिए इनको जो है ना, मान लो जिसमें फूल नहीं होते ना, वैसे भी कभी फूल नहीं होते हैं, तो चीनी घोल के पानी रख देते हैं। पानी लिया, शुगर ली, चीनी, उनका गोल बना के रख देते हैं। तो अगर किसी प्राकृतिक छत्ते से शाम के समय, देखो आपकी किताब में लिखे हुए सारी बातें, ये रही, ये तो हो गया सारा, ये रहा। कोई भी नेचुरल जो कोम्ब है, छत्ता, शाम के टाइम रानी और नर श्रमिक मधुमक्खियों को पकड़ लाओ, और लाके आपका जो आर्टिफिशियल कोम्ब है ना, जिनका आप पालना चाह रहे हो, उसमें लाके छोड़ दो, और उनके लिए कुछ दिनों के लिए शरबत रख दो। शरबत बोले तो चीनी और पानी मिला के रख दो। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और है कि जो सेंटर ना मधुमक्खियां पालते हैं जो लोग, उन मधुमक्खी पालन केंद्र पे जाओ और वहां से लाके भी पाल सकते हैं। दो तरीके हो गए मक्खियां पकड़ने के। एक तो रानी को, वर्कर्स को, कुछ वर्कर रानी इनको लाके छोड़ दिया पकड़ के, कोई मेल को, इनको, या फिर जो सेंटर बेचते हैं ना, मधुमक्खियां बेचते हैं, उनसे ले आए। ये पीले वाला जो किया हुआ ना, ये उनसे लेके आ गए। फिर तीसरा एक और है कि जिस समय मधुमक्खियां एक जगह से दूसरी जगह जाती है, स्वार्मिंग करती है। जानते हो स्वार्मिंग क्या होता है? प्रवास, एक जगह से, एक छत्ते को छोड़ के दूसरे छत्ते पे जाना, स्वार्मिंग है। स्वार्मिंग है एक छत्ते से नया छत्ता बनाना, नई जगह जाना। उस समय क्या करना, आपको एक कपड़ा ले लो और कपड़े की एक टोपी सी बना के उसमें शहद लगा दो कपड़े पे। जैसे ये बोतल है ना, इस बोतल के ऊपर यहाँ पे कपड़ा लगा दिया और शहद से ऊपर शहद लगा दिया, शहद चौपड़ दिया और फिर टांग दिया उसको, तो मधुमक्खी आके बैठ जाती है। बस फिर पकड़ के लाके छोड़ सकते हैं। अब हो गया ना, समझ में आ गया? देखो जब स्वार्मिंग का टाइम होता है ना, खुद ही उड़ती रहती है एक जगह दूसरे, तो कपड़े की टोपी के अंदर शहद लगा के ऊपर रख देंगे, मक्खी आके बैठेगी, फिर इसको ले जाके छोड़ देंगे। एक रानी को हर साल बदलना पड़ता है। जो रानी होती है ना, क्वीन, वो भी मक्खियां जैसे अंडे देना कम करती है, वो बाहर निकाल देती है, तो अपने को भी जो कृत्रिम छत्ते उसमें बदलना पड़ेगा। रानी मधुमक्खी को हर साल बदलना पड़ता है, क्योंकि रानी एक साल के बाद में दूसरे साल अंडे, हाँ पहली बात तो देखो, रानी एक साल की होने के बाद दूसरे साल में अंडे देना शुरू करेगी, और 1 वर्ष देगी फिर अंडे। 1 साल की होने के बाद देना बढ़िया चालू करेगी, है ना। 1 वर्ष की होगी, मतलब 1 साल की होगी, दूसरे साल तक देगी, बस 1 साल से लेके दूसरे साल तक देगी। उसके बाद अंडे बुढ़ी हो जाती है, 1 वर्ष ही देती है बस। 1 साल की होने के बाद तो देगी वो, और फिर 1 साल तक देगी। समझ में आ गया सर? फिर वो बुढ़ी हो जाती है, तो पुरानी रानी को छत्ते से निकाल के नई रानी को उसी छत्ते का शहद लगा के, पहले बाहर ही, नहीं तो मार देंगे उसको मार देंगे वो श्रमिक। तो बाहर की जो रानी है ना, जो नई लाओगे आप, उसके पहले ही वो पुराना छत्ता जिस छत्ते में लेके आ रहे हो ना, उसका शहद निकालने जाओ और उस रानी के चौपड़ के ले आओ। फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे भाई हमारी रानी। ऐसे नई रानी ऐसे ट्रांसफर करते हैं। तो पुरानी रानी को छत्ते से निकाल के नई रानी को शहद लगा के, एक बक्सा आता है लाने का, उसमें लाके छोड़ देते हैं। छोटा सा बक्सा आता है, फिर श्रमिक उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब लास्ट पॉइंट देखो, उसको बक्से में लाते हैं, रानी का बक्सा आता है, देखो ऐसे क्वीन बॉक्स अलग आता है, छोटा सा क्वीन बॉक्स, लाने का भी बक्सा आता है, ऐसे रानी को लाके डायरेक्ट वो मार देंगे, वो क्वीन बॉक्स इन हनी बी।
छोटी सी एक डिब्बी सी आती है, फिर बाद में क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं बाद में, ऐसे एक डिब्बी आती है छोटी सी, ये देखो ऐसे आती है, ऐसे एक डिब्बी आती है छोटी सी ऐसे, इसके अंदर शहद लगा के रानी को और इसके अंदर लाके कुछ दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा जाली समेत ही, ताकि कोई वर्कर इसके ऊपर अटैक नहीं करे। ऐसी आती है, दिख गई ना, यही बेस्ट है। ऐसी एक जाली वाली वो आती है, उसमें लाके छोड़ देते हैं, लिखा देखो आपके, पढ़ के देखो आप क्या लिखा हुआ, कि पुरानी रानी को छत्ते से निकाल के नई रानी को उस छत्ते का शहद लगा के बक्से के शिशुकण में छोड़ देते हैं। एक बॉक्स के अंदर आती है, शिशुकण में लाके छोड़ देंगे, फिर बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर मान लो रानी का अलग से बक्सा और आता है, बक्से में भी बक्सा लगता है छोटा सा। अब मान लो कभी फूल कम हो जाते हैं, जब वातावरण में ऋतु के हिसाब से फूल कम हो गए तो फिर कृत्रिम भोजन वो कैसे दोगे, 2 भाग चीनी 1 भाग पानी, जैसे 2 कप चीनी के उसमें 1 भाग पानी का, मतलब गाढ़ा रहेगा गोड़, वो ऐसे मिला के रख देते हैं। और श्रमिक मधुमक्खियां जो है ना, उसके अलावा कोई भी छेद खुला नहीं रखना, नहीं तो वो दूसरे इनके दुश्मन घुस जाएंगे। फिर केवल एक ही छेद रखना जिसमें से अभी दिखाया था मैंने क्वीन गेट, जिसमें क्वीन नहीं आ सकती, वर्कर आ सकते हैं, वो रख देना है। तो साफ लिखा हुआ लास्ट में देखो कि जब वातावरण में वर्षा ऋतु के अनुसार फूलों की कमी हो जाए तो कृत्रिम भोजन 2 भाग चीनी 1 भाग पानी मिला के रख देते हैं। बक्से को श्रमिक मधुमक्खियों के छेद के अलावा कोई भी छेद नहीं रखना, बंद रखना पूरे को, नहीं तो शहद और मोम खाने वाले कई कीड़े और पक्षी छत्ते को नुकसान कर सकते हैं। अब आ गया एग्रीकल्चर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो परागकण कर देती है भाई, ये परागकण करती है, पीछे बाल होते हैं ना जो उस पे पैरों पे, तो देखो मेटाथोरिक्स की जो टांगे आती है, लास्ट वाला थोरेक्स है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, उन टांगों पे यानी सबसे पिछली टांगे, उन पे रोएदार बाल होते हैं, हेरी होती है, वो ब्रश की तरह होती है, जैसे ब्रश पे बाल होते हैं ना, ऐसे होती है, ब्रश की तरह होती है, ब्रश की तरह वो है ना, एक ब्रश की तरह कार्य करती है। और पराग थैली भी होती है उसके अंदर, है ना, ब्रश की तरह ही। जब मधुमक्खी किसी पुष्प के स्त्री केसर की नली से नेक्टर ले रही होती है, नेक्टर तो कहां से लेना है उसको, जायांग से, गाइनोसियम के से लेना है, लेकिन उसके पैर कहां पर है उस समय, पैर जो है ना बेटा वो स्टेमन पे या पराग उस पे है, एंथर पे है। अरे ले तो जैसे ये मान लेते गाइनोसियम है, तो यहां से वो चूस रही है, लेकिन उसके पीछे पैर कहां है, मेरा हाथ जैसे वो है ये, तो पैर कहां पर है उसका, पैर पे वो पोलन्स लग जाते हैं उसके पीछे, है ना, लास्ट वाले पैरों पे। तो जब मधुमक्खी किसी पुष्प के जायांग से, गाइनोसियम से, स्त्री केसर से की नली से, नली बोले तो स्टाइल और स्टिग्मा से मधु ले रही होती है, नेक्टर ले रही होती है, तो उस पुष्प की पराग कण जो है ना उसकी पिछली टांगों के बालों में लग जाते हैं। जब ये दूसरे फूल पे जाती है तो पोलन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और इस क्रिया के बाद ही आपको पता है बीज बढ़ते हैं। अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो बीज नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया जो है ना बेटा, फल वृक्ष है, चाहे फूल वाले पौधे हैं, चाहे सब्जियां है ना, सारे के सारे, या खाद्यान्न फसलें हैं, उनमें 80% पोलन्स का काम अकेली यही करती है। 80% पोलिनेशन करने वाली अकेली यही है पूरी दुनिया की। पूरी धरती पे 80% पोलिनेशन कौन करती है, परागण क्रिया कौन करती है, मधुमक्खी। कई प्रकार के तो फूलों की बनावट ही ऐसी होती है कि वो मधुमक्खी के अलावा उनका कोई परागण कर ही नहीं सकता। लास्ट लाइन देखो, कई प्रकार के पौधों के फूल तो होते ही ऐसे हैं कि वो परागण क्रिया के लिए केवल हनी बी पर ही डिपेंड रहते हैं। समझ में आ गया क्या? आ गया। एक फायदा तो हो गया, पोलिनेशन हो गया। एक ये नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन कर देती है कि मान लो एक अलग जाति के पौधे पर बैठ के आ गई फूल पे, फिर उसके पोलन्स लग गए और फिर नई स्पीसीज पे जाके बैठ गई, नई जाति पे जाके बैठ गई, तो हो गया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो परागण क्रिया के अलावा देखो मधुमक्खी से एक फायदा और है कि यदि एक ही जाति के पुष्पों के अलग अलग, सॉरी जाति नहीं, वेराइटी है ना, एक ही जाति की जो अलग अलग वेराइटी होती है उनको परागण कर देती है आपस में, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कर देती है। जैसे मान लेते हैं कि आपका सरसों है, सरसों की पूसा बोल्ड पे बैठ के आ गई, पूसा बोल्ड वेराइटी बैठ के आ गई, और जाके मान लो दूसरी बायो 902 पे जाके बैठ गई, तो नए बीज बन जाएंगे। फिर दोनों का क्रॉस हो गया नेचुरली बिना कराए। तो परागण क्रिया से ना हाइब्रिडाइजेशन होता रहता है। इससे जो बीज मिलता है हाइब्रिडाइजेशन से या संकरण से, वो हाइब्रिड सीड होता है। वो क्या होता है? हाइब्रिड सीड होता है बेटा।
हाइब्रिड सीड होता है, मधुमक्खियां नई वैरायटी के बीज निकाल देती है इससे, और यूं कह सकते कि पूरी जो जंतु जगत है ना उसको भोजन भी देती है, शहद भी देती है, मोम भी देती है, पूरी जंतु जगत को दे रही है। क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो आपके ना तो कोई फल लगेगा, ना कोई सब्जी होगी, ना कुछ और होगा। तो पूरी दुनिया को खाना दे रही है पॉलिनेशन करके, और शहद और मोम एक्स्ट्रा दे रही है। तो पाठ तो पूरा हो गया रे बापू। तो मिलते हैं सिर्फ 5 या 7 मिनट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।